Assalamu alaikum. This is the class session of PF, right? Let others join और फिर हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में. चलें जी, अस्सलाम वालेकुम. स्टार्ट करते हैं हम. लास्ट क्लास में हमने जो कुछ पढ़ा था, आवाज़ क्लियरली आ रही है मेरी? एक आधा स्टूडेंट कोई बता दें मुझे अगर आवाज़ क्लियरली आ रही है मेरी तो. लास्ट क्लास में हमने स्ट्रिंग्स के ऊपर बात की थी, कैरेक्टर एरेज के ऊपर काफ़ी डिटेल में हमने बात की थी. और आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरीज अगर आपके जहन में हैं अभी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी. हमारे पास टाइम ऑब्वियसली बहुत कम होता है अपनी क्लास के लिए, लेकिन इसका मतलब हम ये ना समझें कि हम कम पढ़ रहे हैं. हम टॉपिक्स सही से कवर कर रहे हैं पूरे पूरे, बजाय इसके कि हम क्लास में अगर करते तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा हो जाता, बेहतर है लैब में भी. बट अब भी हम टॉपिक्स पूरे पूरे कवर कर रहे हैं, लेकिन अब आपके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि आपने जाकर ख़ुद प्रैक्टिसेस करनी है और आपने क्वेश्चंस करने हैं आके. अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे और आपको कोई इशू नहीं आ रहा है तो ये एक बहुत बड़े कंसर्न की बात है, मेरे लिए भी और ऑब्वियसली आपके लिए भी. अगर आपको क्वेश्चन कोई आपके जहन में नहीं आ रहा है तो अगर सब चीज़ें आपको क्लियर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. बट मैंने भी चूँकि आप लोगों के साथ फिज़िकली क्लासेस भी ली हैं तो आई हैव सम आइडिया कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाए और वो अगले हफ्ते आपको पूरा जो है वो एग्जैक्टली पता हो. तो जो क्वेश्चंस हैं वो पूछा कीजिए. हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि मेरे जहन से भी निकल गई हों कि मुझे ये भी एक बात जो है वो ऐड करके बतानी थी, लेकिन आपने क्वेश्चंस भी नहीं किए और मेरे जहन से भी निकल गई, तो फिर वो आप कभी नहीं सीख पाएंगे. ठीक है, स्पेशली जब हम इस कोर्स के फाइनल से पहले की बात करते हैं तो. सो आज हम एक और नए टॉपिक की तरफ जाएंगे. बिफोर दैट ये भी मैं आपको बता दूं कि आज हमारा एक क्विज़ है. आप लोग शायद अगर एलएमएस के ऊपर लॉगिन हुए हों पिछले एक दो दिन के अंदर तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा एक क्विज़ है. अगर आप जाकर अभी एलएमएस के ऊपर अगर आप स्विच कर सकते हैं तो एक दफ़ा जाकर मुझे वेरीफाई भी कर दे कोई एक स्टूडेंट, या अगर साथ साथ कर सकते हैं आप किसी दूसरी डिवाइस के ऊपर कि एलएमएस के ऊपर आपका क्विज़ आ रहा होगा. आई थिंक 6 PM वो स्टार्ट होगा. इस क्विज़ में थोड़ी सी जो चेंजेस हैं वो ये हैं कि आपका क्विज़ वही 30 मिनट के लिए ही ओपन होगा. यस एग्जैक्टली दानियाल, थैंक यू. 6 PM टू 6:30 ओपन होगा आपका क्विज़ 30 मिनट्स के लिए. बट चूँकि कुछ शिकायत आ रही थी कि लोडिंग की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, तो मैंने आपका टाइम जो है वो 10 क्वेश्चन ही है, लेकिन टाइम बढ़ाकर जो है वो मैंने 15 मिनट का कर दिया है. सो अब आप 15 मिनट अटैम्प्ट कर सकते हैं अपना क्विज़. it is going to be open for 30 minutes but you can only attempt भी सिर्फ 1 अलाउ होगा. ये भी ज़रा जहन में रखें. आपकी लास्ट क्लास में चूँकि फ़र्स्ट क्विज़ था तो एक से ज़्यादा अटैम्प्ट अलाउ हो गए थे, बट इस दफ़ा सिर्फ एक अटैम्प्ट अलाउ है. तो बी श्योर कि अब जब आप क्विज़ स्टार्ट करेंगे 6 से 6:30 के दौरान, तो बी श्योर कि आप ऐसे टाइम पे स्टार्ट करें कि आपको कंफर्म हो कि अगले 5-6 मिनट तक या 10 मिनट तक जब जितना भी आपको टाइम चाहिए क्विज़ करने के लिए आपका इंटरनेट या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई इशू नहीं आएगा. ठीक है, अपनी तरफ से पूरी श्योरिटी ये कर लें. ठीक है, ऐसा ना हो कि फिर आपके साथ कोई इश्यूज़ आना शुरू हो जाएं और फिर हमें पूरी चीज़ को टैकल करना पड़े. तो ये ज़रा कोशिश कीजिएगा. इट्स बेटर, लास्ट टाइम भी जिस तरह से मैंने कहा था, इट्स बेटर कि आप पहली बात तो ये कि किसी ऐसी डिवाइस पर जो है वो क्विज़ अटैम्प्ट करें जो कि बैटरी पावर्ड हो, इधर मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप, या फिर और साथ ही साथ इंटरनेट भी जो आप यूज़ कर रहे हो, इट्स बेटर कि आपका जो इंटरनेट है आपकी जो भी उसके तरीक़ेकार है उसको यूज़ करने का, इट्स बेटर कि आप जो है वो डाटा जो है उसको यूज़ कर लें, मोबाइल डाटा को, बिकॉज़ वो अनइंटरप्टेड चल जाता है अक्सर. घर का जो वाईफाई होता है या घर पे जो इंटरनेट कनेक्शंस होता है वो फिर लाइट के साथ जो है कनेक्टेड होता है, तो कभी लाइट चली जाए तो वो उसमें इंटरप्शन आ जाती है. सो ये कुछ चीज़ें जो कि बीइंग अ टेक्निकल स्टूडेंट आपके जहन में भी होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें, बिकॉज वी आर इन ऑनलाइन क्लासेस, तो यू शुड बी बेटर अंडरस्टूड बाय दैट. अच्छा, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. नॉट अ टॉपिक जो कि एक बिल्कुल नया है, हम उसी एरे वाले टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन आज हम एक दूसरी टाइप पढ़ रहे हैं एरे की. हमने ये कहा, मैं दोबारा रिकैप करके और वहीं से बात स्टार्ट करता हूँ. हमने ये कहा, आपके सामने स्क्रीन आई थिंक नहीं आ रही है अभी, मैं शेयर कर देता हूँ. ओके, होपफुली अब स्क्रीन विजिबल होगी. हमने ये कहा कि भाई आपकी मेमोरी होती है बहुत सारी. फॉर एग्जांपल दिस इज़ ऑल योर मेमोरी. ज़रा मैं इसके बॉर्डर्स दे लूँ थोड़ा सा हमारे विजिबल हो जाए. दिस इज़ ऑल योर मेमोरी. ठीक है,
फिर हमने कहा कि आप जब एरे बनाते हैं तो फिर मेमोरी के कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस जो हैं उनको लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने एक एरे बनाया तो ये सारा जो एक है ये सारा का सारा एरे बन गया एक। इसका नाम फॉर एग्जांपल एरे का मैंने रखा एक्स। रिमेंबर कि ये एक्स यहाँ स्टोर नहीं हो रहा है, बस मैंने शो करने के लिए साथ साथ लिखना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। पर्टिकुलरली अगर इस जगह की बात करूँ तो इट इज़ बेसिकली x0, ठीक है, एंड दिस इज़ x1, दिस इज़ x2, 3 एंड 4, सॉरी 4, ठीक है। ये खुद ब खुद ले लेगा, नहीं 0 बनी दिया इसने, 2, अब ओके, ऑलराइट, 3 एंड 4। सही, इस एरे का साइज़ है 5। और अच्छा, जब हम कोड करते हैं ना, हमने ये कोड भी किया था जिस तरह से लास्ट टाइम, तो यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट में जब डिक्लेरेशन के दौरान आप लिख रहे होते हैं तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो आप लिखते हैं दैट इज़ द साइज़ ऑफ द एरे। एक कुछ चीज़ें जो कि आपको समझ में आ गई होती हैं लेकिन जब एक्चुअली उसका सवाल आता है सामने तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ज़रा मैं आपको बता दूं सामने कि जब आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं ना एरे, तो तब स्क्वायर ब्रैकेट में जो आप लिखते हो दिस इज़ द साइज़ ऑफ द एरे। लेकिन उसके अलावा जब भी आप लिखोगे डिक्लेरेशन के अलावा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है तो इस नंबर को हम इंडेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, यहाँ पर ये साइज़ नहीं होता। वी ऑल नो दैट। अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो उसमें वो साइज़ नहीं होता है। हर दफ़ा में साइज़ नहीं, साइज़ सिर्फ डिक्लेरेशन के टाइम पे बताया जाता है, बट इंडेक्सिंग जो है वो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4। सो दिस इज़ अवर पर्टिकुलर एरे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ 1 बाइट, दिस इज़ अनदर बाइट, दिस इज़ अनदर बाइट, दिस इज़ अनदर बाइट। और अगर मैं ये कहता हूँ कि ये एक इंटीजर टाइप का एरे है तो ये 4 बाइट्स लेगा ऑब्वियसली। ये एक पूरा x0 बनेगा, इसी तरह ये एक पूरा x1 बन जाएगा, ये एक पूरा जो है x2 बन जाएगा, ये पूरा जो है ये x4 3 बन जाएगा, और ये पूरा x4 बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये एक इंटीजर एरे है तो इस तरह, क्योंकि एक इंटीजर हमें पता है 4 बाइट्स का होता है। सिमिलरली अगर एक कैरेक्टर एरे होता तो ये 1 बाइट का एक जो जिस तरह पहले डिस्कवर किया, जो मैंने शो किया था उस तरह हो जाता। कैरेक्टर एरे को हमने कल की क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कैरेक्टर एरे एक्चुअली एक एरे ही होता है, लेकिन उसको उसकी इनपुट आउटपुट जो है वो एक तरीके से हम पूरे वर्ड लिखना चाह रहे होते हैं, इवन पूरे सेंटेंसेस हम लिखना चाह रहे होते हैं। इस वजह से थोड़ी सी उसकी इनपुट आउटपुट जो है वो चेंज है आपके बाकी सारे एरेज से। अगर आप फ्लोट का एरे बना दें आपको फिर दोबारा लूप्स ही लगाने पड़ेंगे, आप 1 बाय 1 एक नंबर एंटर करेंगे, सही है। लेकिन अगर आप कैरेक्टर एरे को लिखते हैं तो उसके लिए आपके लिए इनपुट आउटपुट के बहुत अच्छे तरीके हैं, उसके लिए अलग से डिज़ाइन किए गए हैं। इसी तरह आप न सिर्फ ये कि उसको पूरे वर्ड की तरह इनपुट और आउटपुट दे सकते हो, आप इनपुट ले लो पूरे वर्ड की तरह, लेकिन फिर भी आप उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रीट कर सकते हो, जिस तरह से हमने यहाँ किया था कि आपने उसको इनपुट तो लिया एज अ वर्ड, पर स्टोर जब वो हो गया तो अब आप उसके एक एक कैरेक्टर को चेक कर रहे हो। और हमने ये भी देखा कि हर कैरेक्टर एरे का एंड जो है वो एक कैरेक्टर पर होता है, इसको कहा जाता है नल कैरेक्टर, और वो भी एक कैरेक्टर है इसलिए उसको भी हम सिंगल कोटेशंस में लिखते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने की थी कल के लेक्चर में। ये आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं उसी सिचुएशन पे आ जाता हूँ जिस पे हम पहले थे। एक मिनट, ठीक है, इसको हम कह लेते हैं कि दिस इज़ योर, ये 4 बाइट है, इंटीजर टाइप का ये हम बना रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा गौर से सुनिएगा बातें सारी, क्योंकि अब थोड़ा सा दिमाग घूमने वाला है हमारा। अच्छा, ये जो सारी येलो में चीज़ है ना, मैं इसका नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर दूसरी चीज़ें भी यूज़ करनी है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ येलो में है उसका नाम है एक्स। आपका जो ये पूरी चीज़ है, इस पूरी का नाम क्या है? एक्स, क्योंकि ये येलो में है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर है इसका नाम है x0, सॉरी इट्स नॉट लाइक दैट, ये है हमारा एरे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये 4 बाइट्स हैं, दिस इज़ 4 बाइट्स, ये सारे 4 बाइट्स हैं, 4 बाइट्स 4 बाइट्स 4 बाइट्स 4 बाइट्स। आल्दो इसका कोई ख़ास तरीक़ेकार यहाँ पर नहीं, रोल प्ले नहीं है इसका, बट स्टिल मैंने सिर्फ लिख दिया है बिकॉज फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन इंटीजर टाइप ऑफ एरे। तो इंटीजर x आपने डिफ़ाइन किया तो ये पूरा इंटीजर x डिफ़ाइन हो गया। इसमें पहली चीज़ जो है x0 है, देन x1, देन x2, देन x3, देन x4। सही है, अभी तक मैंने कोई ऐसी वर्डिंग तो यूज़ नहीं की ना जो कि समझ में ना आई हो। ऑल क्लियर?
ज़रा मुझे बता दें, ऑल क्लियर? ओके गुड। अच्छा, अब ये देखें कि फॉर एग्जांपल मैं स्टोर करता हूँ यहाँ पे 5। अब ये 5 किसकी वैल्यू हो गई, ये मुझे बताएं जल्दी से लिख के। ये 5 किसकी वैल्यू है? राइट, x2 की वैल्यू है, वी नो दैट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 3 तो ये x4 की वैल्यू है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6 तो ये x1 की वैल्यू है। ये कुछ वैल्यूज़ हैं। अच्छा, एरे को न सिर्फ ये कि आप उसका साइज़ बताएं कि आपको इतने वेरिएबल्स चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल 8 वेरिएबल्स चाहिए। कितने चाहिए? 8 वेरिएबल्स चाहिए। मैं एरे का साइज़ कर दूंगा 8, और फॉर एग्जांपल वो जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 8 वेरिएबल्स बन जाएंगे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अभी तक हमने नहीं देखी हो। लेकिन अब हम जिस टाइप के ऊपर आ रहे हैं ना एरे की, उस एरे में ऐसा होता है कि बजाय इसके कि आप इस पूरे एरे को, बजाय ऐसे इसके कि आपने इस पूरे एरे को इस तरह से स्टोर किया है या एक इस तरह से स्टोर किया हुआ है, x0 x1 x2 x3 x4 होंगी तो एक साथ ही, आप एक और तरह का एरे बना सकते हो जिसको कहा जाता है 2 डायमेंशनल एरे। और 2 डायमेंशनल एरे एक ऐसा एरे होता है जिसको शॉर्ट में हम 2D एरे कह लेते हैं। सिर्फ 2D एरे ये कहता है कि आप न सिर्फ ये बताएं कि x0 1 2 3 4 5 6 7 हो, बल्कि आप कॉलम भी बता सकते हैं कि कौन से कॉलम में वैल्यू रखी हुई है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कहा था, अभी तक मैंने ये कहा था कि x की क्या है साइज़ 8, x एक बना जिसका साइज़ 8 है, उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ अपनी तरफ से स्टोर कर दी। मैं ये भी कह सकता हूँ कि x ऐसा बने जिसका साइज़ हो 8/3। ये भी वही डिक्लेरेशन है जिस तरह से आप डिक्लेयर करते हैं ना एक चीज़ को, एक पर्टिकुलर एरे को। आपने अब ये तो गौर करें कि एक साइज़ नहीं दिया आपने साइज़ एक से ज़्यादा दे दिए, और ये एक से ज़्यादा साइज़ बेसिकली ये शो कर रहे हैं कि यू वांट 8/3 साइज ऑफ योर एक्स एरे। 8/3 का मतलब ये है 8 मल्टीप्लाई बाय 3। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 3? Okay, give me a minute. ऑल राइट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आपकी क्लास के एक स्टूडेंट है मुजीब शेख, मुजीब शेख ही नाम है ना उनका? यस। उनकी अभी ईमेल मेरे पास आई है कि वो कह रहे हैं कि वो अटेंड नहीं कर सकेंगे क्लास। मैंने उनको ईमेल का रिस्पांस भी कर दिया है। आपसे भी अगर वो राब्ते में हैं तो उनको कह दें कि आज क्विज़ है, तो काइंडली टाइम निकाल के बेशक क्लास ना लें, क्विज़ लाजमी अटैम्प्ट कर लें 6 to 6:30 अगर हो उनके जहन में। तो बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी ऑब्वियसली बता दें जो कि क्लास में नहीं है कि कम से कम क्विज़ अटैम्प्ट कर लें जो आपकी क्लास है। ओके, सो राइट, जिस तरह से मैंने कहा अभी कि बजाय इसके कि आपने पहले कहा था कि सिर्फ 8 का साइज़ है, तो 8 में आप सिर्फ ये साइज़ बता रहे थे कि भाई 8 आपके जो है वो वेरिएबल्स हो गए। अब आप कह रहे हैं कि 8/3 का साइज़ होना चाहिए, विच मीन्स कि आप कह रहे हैं कि न सिर्फ 8 वेरिएबल होने चाहिए बल्कि 8/3 वेरिएबल्स होने चाहिए, यानी कि 24। एंड 24 इस तरह के एरे के अंदर अगर आप सिर्फ लिख देते 24 तो ये 24 इस तरह से बनते सारे, इस तरह से 8 बने, उसी तरह से एक लाइन में 24 बन जाते, इस तरह या इस तरह जिस तरह भी बनते।
बराबर आपने कहा है कि 8/3, यानी कि आप चाह रहे हैं कि 8/3, यानी कि अब आपका एरे अब ऐसे बनेगा मेमोरी के अंदर, ये अब आपका एरे, ठीक है। आपने कहा था 8/3, यानी कि 8 ही आपके वेरिएबल बनेंगे बट 3 टाइम्स बनेंगे। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? आपके वेरिएबल 8 ही बनेंगे लेकिन 3 टाइम्स बनेंगे। जब 8 वेरिएबल 3 दफ़ा बनेंगे तो टोटल कितने वेरिएबल बन गए आपके? 24। यहां तक बात क्लियर समझ में आ रही है? यस या नो? आपने ये कहा कि 8 वेरिएबल बने बट 3 दफ़ा बने, तो वो 8 वेरिएबल 3 दफ़ा जब बनेंगे तो टोटल 24 आपके वेरिएबल्स बन जाएंगे। अब जो सवाल उठता है वो ये कि अगर मैं यहाँ पर स्टोर करता हूँ 8, या थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर स्टोर करता हूँ मैं 56। अब आप मुझे बताइए 56 कहाँ स्टोर है? ठीक है। अब आई थिंक जो आपके जहन में चीज़ चल रही है उसका सोल्यूशन अभी तक हमने नहीं दिया है कि क्या एक्चुअली होगा, कि किस जगह पर स्टोर है। क्योंकि अगर हम सिर्फ सिंपल एरे की बात कर रहे थे, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में 1 डायमेंशनल एरे कहते हैं, जो सिंपल एरे होता है आपका, उसके अंदर तो आप कहते थे x0 पहला वेरिएबल, x1 दूसरा वेरिएबल, x2 तीसरा वेरिएबल। अब ये जो है ये क्या ये x0 है? नहीं, x0 तो ये पूरा है, ठीक है। इसी तरह x1 ये पूरा है, x2 पूरी चीज़ है, ये x5 ये पूरी चीज़ है, सॉरी ये वाली। अब 56 कहाँ पर स्टोर्ड है? ठीक है। सो 56 के लिए अब जिस तरह से इसके साइज में 2 चीज़ें आ गई ना, इसी तरह अब इंडेक्सिंग में भी 2 चीज़ें आएंगी, ठीक है। दिस थिंग विल बी, अब मैं सिर्फ इंडेक्सिंग लिख रहा हूँ, मैं इसका वेरिएबल का नाम नहीं लिख रहा हूँ, तो ज़रा और कीजिएगा। पहले चूंकि एक ही जगह थी तो हमने वेरिएबल का नाम भी लिख लिया था, इसमें कोई इशू नहीं है। बट अब मैं थोड़ी सी इसमें चेंजेस कर रहा हूँ और ज़रा गौर से देखिएगा कि अब क्या हो रहा है। मैंने कहा है कि ये इंडेक्स नंबर है 0 और लाइक दिस। अब मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, मैं आपका दिमाग नहीं खा रहा हूँ, और मुझे बताएं 76 कहाँ पर स्टोर्ड है? ये पूरा क्या है? x। 76 कहाँ पर स्टोर्ड है? जल्दी से बताएं। मैं शायद उन वर्ड्स में आपको ना समझा सकूं जो कि आपका खुद का माइंड इंट्यूटिवली आपको समझा दे। ये 76 कहाँ स्टोर्ड है? ग्रेट, दानियाल अहमद। फैसल क्या कहते हैं, कहाँ पर स्टोर्ड है 76? एनी रिस्पॉन्स फैसल? ओके, अब आई थिंक टाइपिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगा था आपको, बट गुड, ग्रेट आंसर, दोनों के जवाब सही हैं। एंड दैट इज़ द होल जेस्टर ऑफ योर 2 डायमेंशनल एरे, कि आप उसमें एक पर्टिकुलर वेरिएबल को अगर एक्सेस करना चाहें ना, तो आप सिर्फ अब एक इंडेक्स नंबर नहीं देंगे कि भाई x6 है या x4 5 है, नो, आप दोनों इंडेक्स नंबर देंगे कि भाई 5th पे जो फर्स्ट के साथ एलिमेंट आ रहा है उस एलिमेंट के अंदर आप जो है वो 45 स्टोर कर दें, फॉर एग्जांपल, ठीक है। दानियाल ने जो जवाब दिया वो भी सही है, फैसल आपका जवाब भी सही है। दानियाल आपने जवाब में आपने एक चीज़ नहीं लिखी कि x भी पहले आएगा, जिस तरह से हम लिख रहे थे ना यहाँ पर कोड के, अगर हम देखें, सॉरी कोड कहाँ गया, कोड को अगर हम देखें तो अगर हमने प्रिंट करना था Q ऑफ I तो हमने लिखा था Q ऑफ I। अब जब हमें Q ऑफ I प्रिंट करना होगा तो Q ऑफ I या 5 का मतलब है कि ये सारी चीज़, तो अगर हम कह रहे होंगे कि Q ऑफ ये चीज़ प्रिंट करवाना चाहेंगे तो हम कहेंगे Q ऑफ 5 1 प्रिंट करें, ठीक है। अच्छा, एक बात ज़रा जहन में रखें कि हमेशा चलें इस बात को 1 मिनट के लिए स्क्रैच दैट, एक चीज़ और समझ लें पहले, वो ये कि दिस इज़ योर रो नंबर and this is your column number. This is row number 4
दिस इज कॉलम नंबर 1. देयर आर 8 रोज एंड 3 कॉलम्स. पहले आप हमेशा लिखेंगे रो नंबर और दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे कॉलम नंबर. तो यहाँ पर भी आपने जब बताया ना कि 8/3 का एक एरे बने, तो 8/3 का फॉर एग्जांपल ऐसे भी बन सकता था. मेमोरी में वो किस तरह से है हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो इस तरह से भी बन सकता था कि 8/3 1 2 3 4 5 6 7 8/3, ये भी एक पूरा 8/3 है. बट हमने कहा था नहीं, 8 रोज होनी चाहिए और 3 कॉलम्स होने चाहिए. तो अब 8 रोज होंगी यानी हॉरिजॉन्टली 8 चीज़ें होंगी और वर्टिकली यानी कि कॉलम के अंदर 3 होंगी, 1 2 एंड 3. अंडरस्टूड? सो सिमिलरली अगर मैं ये कहता हूँ कि 45 प्रिंट किया जाए तो आई विल से कि x51 प्रिंट किया जाए. आप दोनों का जवाब 42 आया, विच इज़ वेरी गुड कि आप लोगों ने भी पहले जो है वो रो को लिखा और फिर कॉलम लिखा. अब 42 ये है, फॉर एग्जांपल 42 जो है वो ये है, बट 24 जो है 24 एग्जिस्ट नहीं करता है अव्वल बात तो यहाँ पे. लेकिन अगर हम थोड़ा सा और इस एग्जांपल पे जाते हैं, दिस इज योर 20, मैं वैल्यू भी वही दे देता हूँ, दिस इज योर 20 एंड दिस इज योर 02. ये जो 2 स्टोर हुआ हुआ है ये 02 पे स्टोर हुआ हुआ है यानी x02 पे, और ये 20 जो स्टोर हुआ हुआ है ये x20 पर स्टोर हुआ हुआ है. क्लियर है बात? समझ में आ रही है? अब इस चीज़ को हम करते हैं थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश. बाकी सारी चीज़ों को हम मिटा देते हैं. वी डोंट नीड सम थिंग्स लाइक दैट. अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल, एक एरे बनाता हूँ इंटीजर. एरे का नाम थोड़ा सा हम ARR कर देते हैं ताकि जब भी लिखा हुआ हमें अंदाज़ा हो कि दिस इज़ एन एरे. अच्छा, अगर मैं सिर्फ 4 लिखता हूँ तो यू नो कि ये सिर्फ 4 वेरिएबल्स बनाएगा इस तरह, 0 1 2 3. लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ 4/3, तो अब क्या बनेगा? 4/3 यानी कि 4 कॉलम्स बनेंगे और 3 रोज बनेंगी. ये बन जाएगा आपका एरे. बाकी सारी चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ. ठीक है, सॉरी, 4/3 का ये आपका एरे बन गया. आपने बनाया इंटीजर x 4/3, ARR बेसिकली आपने बनाया. सही है जी. चलें जी, अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं. लेट्स सी कि मैं यूज़र को कहता हूँ कि प्रिंट एफ एंटर अ वैल्यू एट ARR 4 5. फॉर एग्जांपल मैं इस पर इनपुट करवाता हूँ इस जगह पे 1 2 पे 1 2. यूज़र एंटर करेगा वैल्यू और मैं कह दूंगा कि अच्छा स्कैन एफ भी तो करें. स्कैन एफ क्या इनपुट लेना है मैंने? %d क्योंकि इंटीजर है. एंड किस जगह पर इनपुट लेनी है? ARR 1 2 पे. ठीक है, तो मैं यूज़र को कह दूंगा कि प्रिंट एफ यू एंटर्ड %d बैकस्लैश n भी कर देते हैं साहब, ARR 1 2. सॉरी, ठीक है जी. रन करते हैं इसको. एंटर अ वैल्यू एट ARR 1 2 342. यू एंटर 342 क्योंकि वो ARR 1 2 पे जाकर स्टोर हो गया, यानी कि यहाँ पर आकर 342 यूज़र ने एंटर कर दिया था. चलें, लेट्स स्टार्ट कि मैं इसको कहता हूँ कि शुरू से 0 0 से हम स्टार्ट करते हैं. 0 0 पे एंटर करवाते हैं पहले वैल्यू 0 0 और 0 0 वाली ही वैल्यू प्रिंट भी करवा देंगे. चलिए हम ऐसा करते हैं, प्रिंटिंग सारी एक साथ करवा लेते हैं ना. Ctrl+C Ctrl+V. कितने हैं हमारे पास वेरिएबल्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. एक तो चले कम कर लेते हैं, काम हमारा ज़्यादा हो जाएगा वरना
मैं इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये साइज़ थोड़ा सा इस एरे का कम कर लेता हूँ. It is just 2 by 3 now, 2 rows and 3 columns. So 2 rows and 3 columns, which is 6. 1 2 3 4 5 6. तो सबसे पहले मैं 0 0 की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा, फिर 0 1 की एंड देन 0 2 की. सिमिलरली फिर मैं 1 0 की, 1 1 की और 1 2 की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा. अच्छा, इसी तरह मुझे ये काम भी बार बार करना है, 6 दफ़ा करना है. एक दफ़ा इसके लिए हो गया, दूसरी दफ़ा अब एक दूसरे वेरिएबल के लिए होगा ऑब्वियसली. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. 0 0 के लिए, 0 1 के लिए, 0 2 के लिए, 1 0 के लिए, 1 1 के लिए और 1 2 के लिए. ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी 0 1, देन 0 2, देन 1 0, 1 1 एंड देन 1 2. चलिए चलाते हैं, लेट्स सी क्या होता है. एंटर द वैल्यू ऑफ एट 0 0. 23. 0 1 पे 34, 0 2 पे 54, देन 1, देन 23, देन 9. ये आपकी वैल्यूज़ आ गई सारी की सारी. यू एंटर दिस, सारी वैल्यूज़ 23 20 34, ये सारी वैल्यूज़ आपके सामने आ गई. बट एज यू कैन सी कि मेरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, और पॉइंट मेरा यही है कि ये काम आपको कितना हेक्टिक लगा ये सारा काम करने में. तो यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं जो कि हम एक सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर कर रहे थे, विच इज़ द यूज़ ऑफ लूप्स. और हम एक लूप लगाते हैं. इन चीज़ों को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ फ़िलहाल, ये चीज़ें लिखी रहें. मैं इसके लिए एक लूप लगाता हूँ. ठीक है, इसके लिए एक लूप लगाते हैं हम. राइट, लूप स्टार्ट करते हैं. इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 2, i प्लस प्लस. कितनी रोज़ हैं हमारे पास? 2 रोज़ हैं ना. हम कहते हैं भाई ये लूप 2 दफ़ा चले, लेकिन हमने ये लूप चलाना कितनी दफ़ा है? 6 दफ़ा हमने ये चलाना है. तो यानी कि लूप 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलेगा? कहाँ तक चलेगा बताएं? ज़ीरो से स्टार्ट होगा लूप और कहाँ तक जाएगा? क्योंकि हमारे पास 6 वेरिएबल्स हैं ना, 5 तक जाएगा. गुड. तो ये 5 तक जाएगा. अब मैं यही स्टेटमेंट, यानी यही काम मैंने बार बार करना है ना, तो मैं ये लूप में लगा देता हूँ. 5 दफ़ा ये काम, 6 दफ़ा ये काम होना है. तो ये 0 के लिए भी होगा, 1 के लिए भी होगा, 2 के लिए भी, 3 4 5 तीनों के लिए होगा. लेस देन 5 नहीं, लेस देन 6 होना चाहिए. राइट, 5 तक चलेगा, लेस देन 6 होगा. अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट टाइम i की वैल्यू हो जाएगी 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6. अब मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पर मैं i कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर या यहाँ पर, ये दोनों जगह पर? अच्छा, 10 मिनट बाद जो है वो मीटिंग हमारी एंड हो जाएगी, तो हम रीज्वाइन करेंगे. हम चाह रहे हैं कि इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लें, तो बेशक रीज्वाइन करने के बाद 10-15 मिनट ही लगें, लेकिन रीज्वाइन कीजिएगा. अच्छा जी, तो अब सुने मेरी बात कि चले ये तो 0 से लेके 6 तक जा रहा है, यानी कि इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो मैं कमेंट कर देता हूँ. 0 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज़ हैं. अब ये वैल्यूज़ मुझे किस तरह से चाहिए? मुझे यहाँ पर चाहिए ये वैल्यूज़. देखें 0 1 2, लेकिन फिर 3 नहीं चाहिए, मुझे दोबारा 0 चाहिए. सिमिलरली मुझे यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 5 नहीं चाहिए. यानी कि मैंने लूप तो लगा लिया, लेकिन लूप की वैल्यूज़ गलत है. यहाँ पर आपको जब भी आप 2 डायमेंशनल एरे यूज़ कर रहे होगे, आपको एक चीज़ बहुत काम आएगी, और वो है नेस्टेड लूप्स. नेस्टेड लूप्स. नेस्टेड लूप्स में क्यों कह रहा हूँ, इसको समझें ज़रा. यहाँ पर एक्सेल शीट कहाँ गई? देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम काम 0 0 के लिए हो, देन 0 1 के लिए हो,
देन 0 2 के लिए हो। यानी कि एक दफ़ा मैं ये चाह रहा हूँ कि एक वैल्यू 0 ही रहे लेकिन लूप चले 0 से लेकर 2 तक। गौर से सुनिएगा ये बात, वैल्यू 0 ही रहे लेकिन लूप चले 0 से लेकर 2 तक, और फिर अगली दफ़ा 0 की जगह वैल्यू 1 हो जाए और लूप दोबारा फिर 0 से लेकर 2 तक चले। सही है। तो मैं बेसिकली ये कह रहा हूं कि आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, एक लूप आप लगाओ जो कि आपकी रो नंबर के लिए हो, 0 और 1 के लिए चले, सिर्फ 0, पहले कॉलम की बात कर रहा हूं मैं, 0 और 1 के लिए चले सिर्फ, लेकिन 0 और 1 के लिए अगर चलेगा तो सिर्फ एक दफ़ा चलेगा, 2 दफ़ा चलेगा। लेकिन मैं 2 दफ़ा नहीं चलाना चाह रहा हूं। मैं कहता हूं कि जब आपकी वैल्यू 0 हो, जब आई की वैल्यू 0 हो तो ये लूप में आएगा, और ये सिर्फ एक काम ना करे बल्कि एक और लूप चलाए। उसका मैं कोई और नाम दे देता हूं, फॉर एग्जांपल जे। इसको भी मैं 0 से ही स्टार्ट करूंगा, लेकिन ये 2 दफ़ा ना चले, ये एक दफ़ा अगर आई की वैल्यू 0 है तो अंदर आके ये इस लूप को कितनी दफ़ा चलाए, बताएं जल्दी से। आई की पहली वैल्यू 0 आएगी, जब 0 आएगी वैल्यू तो ये लूप चलेगा। तो जब 0 आएगी वैल्यू तो 0 के लिए अंदर वाली वैल्यूज कितनी दफ़ा चलनी चाहिए, अंदर वाला लूप कितनी दफ़ा चलाना चाह रहा हूं मैं अकॉर्डिंग टू अवर पर्टिकुलर सिनेरियो। For every value 0 of this loop, how many times do I want to run this loop? It would be so good अगर आप इसका जवाब दे दें तो। ग्रेट, दानियाल का जवाब आ गया। आई थिंक फैसल भी लिख रहे हैं तो उनका जवाब भी यही होगा। थोड़ा सा मसला हो गया फैसल, आपने कह दिया 2। मैं हर 0 के लिए, देखें मैंने इसीलिए लिखी थी ये सारे, इतनी जो मेहनत की थी, देखें हर 0 की वैल्यू के लिए, अगर आप कर्सर फॉलो करें, हर 0 की वैल्यू के लिए, 0 की हर वैल्यू के लिए मुझे ये काम 3 दफ़ा करना है, 0 1 2। इसी तरह 1 के लिए भी मुझे ये काम 3 दफ़ा करना है, 0 1 2। तो जब आई की वैल्यू 0 होगी तो मैं अंदर वाले लूप को 3 दफ़ा चलाऊंगा, J++, और यहां पर एक्चुअली मैं वो प्रिंटिंग करूंगा। अच्छा, अब यहां पर आई की वैल्यू क्या चाह रहा हूं मैं, और यहां पर क्या वैल्यू चाह रहा हूं, अब ये ज़रा गौर से देखें। यहां पर मैं चाह रहा हूं कि वैल्यू आई की आए और यहां पर वैल्यू जो आए वो जे की आए। क्यों? क्योंकि पहली दफ़ा जब ये लूप चलेगा तो बेयर विद मी, पहली दफ़ा आई की वैल्यू हुई 0, कंडीशन ट्रू है, अंदर आए आप तो आपके पास एक और लूप आ गया, आपने कहा चले जे की वैल्यू 0, कंडीशन ट्रू हो गई। इस लूप के अंदर जब आए तो आपने ये काम करना स्टार्ट कर दिया, और ये काम ये कह रहा है कि यू एंटर्ड प्रिंट करें, और क्या वैल्यू प्रिंट करें, ARRIJ। आई की वैल्यू क्या आई थी इस लूप में, वो 0, और जे की वैल्यू क्या हुई थी 0, तो यानी कि 0 0 की वैल्यू प्रिंट हो जाए। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अब चूंकि आप इस लूप में थे और इस लूप से अभी तक ख़त्म नहीं हुई है बात, तो आपने प्लस प्लस किया, यानी कि जे की वैल्यू अगली दफ़ा हो गई 1। अब कंडीशन फिर ट्रू है, तो अब जब आप यहाँ पर आएंगे तो क्या प्रिंट कर रहे होंगे, रिमेंबर आई की वैल्यू अभी तक ऐड नहीं हुई है, 0 ही है, और जे की वैल्यू में ऐड हो गया है 1, यानी कि अगली दफ़ा 0 1 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद आप जाते हैं जे में कर देते हैं एडिशन, 2 हो जाता है जे। जब जे 2 हो जाता है आप कंडीशन चेक करते हैं, ओके आई की वैल्यू इज स्टिल 0, और 0 2 प्रिंट होगा। फिर जे में आप एडिशन करते हैं, जे हो जाता है 3। जब जे 3 हो जाता है तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, विच मीन्स कि ये लूप ख़त्म हो गया, विच मीन्स कि ये लूप एक दफ़ा चल गया। जब ये लूप एक दफ़ा चल जाएगा तो अब इसका काम क्या है, आई में एडिशन करेगा, और आई हो जाएगा 1। जब आई 1 हो जाएगा तो कंडीशन चेक होगी, कंडीशन इज ट्रू। आई के ऐड होने पे आई जब 1 हो गया तो कंडीशन इज ट्रू। अब हम नीचे आएंगे, जे दोबारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, अब जे की पुरानी वैल्यू नहीं चलेगी क्योंकि अब ये लूप नए तरीके से स्टार्ट हो रहा है। आई की वैल्यू 1, अब जे 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि आपने प्रिंट करना है 1 0। देन अगली दफ़ा जे में जब एडिशन होगा तो इट विल बी 1 1, उससे अगली दफ़ा इट विल बी 1 2, और उससे अगली दफ़ा ये लूप ख़त्म हो जाएगा। इस लूप की अभी तक सिर्फ 2 आइट्रेशंस हुई हैं, एक 0 के लिए और एक 1 के लिए। आई में फिर एडिशन होगा, आई हो जाएगा 2, कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी ये स्टेटमेंट, ये वाला जो लूप है ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसको ज़रा ग्राफिकली देखें, और ग्राफिकली भी हम यही करना चाह रहे हैं।
कि आई की एक वैल्यू के लिए जे 3 दफ़ा चले। सिमिलरली उसके बाद जब ये 3 दफ़ा चल जाएगा तो उसके बाद आई की वैल्यू में एडिशन करें और फिर दोबारा इसको 3 दफ़ा चलाएं, यानी 0 से स्टार्ट करें और 3 तक लेकर जाएं और फिर ये वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। इसको मैं थोड़ा सा इसमें जो है वो फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, वो ये कि मैं इसकी वैल्यू भी प्रिंट करवा देता हूँ साथ कि आप किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। सिर्फ वैल्यू प्रिंट हो रही थी, आई वांट कि आपके इंडेक्स नंबर क्या है वो भी प्रिंट हो जाए। एंटर्ड को हटा देते हैं, सिर्फ वैल्यू लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ पहली वैल्यू मुझे क्या प्रिंट करवानी है, आई। दूसरी वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी है जे, और उसके बाद तीसरी वैल्यू जो है ये एक्चुअली इसकी वैल्यू प्रिंट हो रही होगी। तो अब मैं इन सब को कर देता हूँ फिलहाल कमेंट, ऐसा ना हो 2 दफ़ा प्रिंट हो जाए। ऊपर वाला देखें, ऊपर वाला काम मैंने चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रिंटिंग वाली चीज़ को लूप में लगाया है। तो ऊपर हम वैसे ही इनपुट 1 बाय 1 लिख लिख कर ले रहे हैं। नाउ सी 1 वैल्यू 2 3 4 5 6 4 प्रिंट हो रहा है। 4 कहाँ आपने किया था, 0 0 पे। अब देखें ARR 0 0 प्रिंट हुआ, यानी कि पहली दफ़ा जब ये इस चीज़ को प्रिंट कर रहा है तो आई की वैल्यू भी 0 है और जे की वैल्यू भी 0 है, और इसने प्रिंट किया है ARR IJ विच इज़ 0 0 एंड दैट इज़ 4। सिमिलरली अगली दफ़ा इसने आई की वैल्यू में एडिशन नहीं किया क्योंकि आई का लूप अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, जे का लूप ख़त्म हुआ था तो जे में एडिशन होगा। तो इट बिकम 0 1 एंड देन 3 देन 0 2 एंड देन 6। फिर जब जे का लूप ख़त्म हो जाता है तो सिमिलरली आई का भी ख़त्म हो जाता है और आई के अंदर फिर एडिशन होता है। एंड आई के अंदर जब एडिशन होगा तो फिर उसमें आप जो है क्या कहते हैं 1 के लिए जो है ये लूप 3 दफ़ा चल रहा है, 1 0 1 1 1 2। सही है। तो जब भी हम 2 डायमेंशनल एरे की बात करेंगे और उस पूरे एरे की वैल्यूज़ को अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे तो बजाय इसके कि हम इतनी सारी वैल्यूज़ लिखें, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज़ नेस्टेड लूप्स, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, दैट्स इट। ठीक है, 2 डायमेंशनल है तो इसलिए हर एक वैल्यू के लिए आपको 3 दफ़ा ये चीज़ चलानी पड़ेगी। इसको 1 मिनट के लिए ऐसे समझें कि एवरी थिंग एट 0, अगर मैं सिर्फ लिखता हूँ ना x0, अगर इससे पहले मैं एक और यहाँ पर बना लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं ये कहता हूँ कि दिस इज़ एक और मैंने जो है वो एरे बना लिया 0 1 एंड देन 2 3 4 5, इस तरह है ये। यहाँ पर x0 जो है वो एक वेरिएबल है, बड़े काम की बात आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा ये x0 यहाँ पर एक वेरिएबल है सिंगल डायमेंशनल एरे में। लेकिन यहाँ पर x0 जो है वो एक वेरिएबल नहीं बल्कि एक एरे है। यहाँ पर x1 एक वेरिएबल है, यहाँ पर x1 एक एरे है। समझ में आ रही है बात? तो एक तरह से ऐसे देखें कि जब आप लिख रहे हैं ना कि ARR11, तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि ARR1 पे जो एरे है, यानी कि ये पूरा एरे इसके इंडेक्स नंबर 1 पर आ जाए, जिस तरह से आप आमतौर पे करते थे। अगर इसको एक एरे की तरह कंसिडर करें, अगर हम इसको एक एरे की तरह कंसिडर करें तो आप बेसिकली वही काम कर रहे हैं कि दिस इज x0, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज x4, दिस इज x5। लेकिन नॉट जस्ट x0 1 2 3 4 5 बट x1 का 0, x1 का 1, x1 का 2, x1 का 4, x1 का 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने लूप लगाया है, आपने लूप को भी ऐसे ही कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इस लूप की बात करता हूँ, तो ये वही लूप है जो कि हम 1 डायमेंशनल एरे में लगा रहे थे इससे पहले भी, लास्ट क्लास में हमने लगाया। ये वही एरे है कि आपने 0 से स्टार्ट किया, उसके साइज तक चले और आपने इसको प्रिंट कर दिया। बट यहाँ पर सिर्फ ये एरे नहीं है, यहाँ पर इस एरे के अंदर एक पूरा एरे है 0 से 2 तक में। 0 सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है, अगर सिर्फ वेरिएबल होता तो मैं सिर्फ सिंपली प्रिंट कर देता x0 को। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, x0 को प्रिंट नहीं करना है, x0 के अंदर 0 से लेकर 3 तक सबको प्रिंट करना है, फिर x1 के अंदर 0 से लेकर 3 तक सबको प्रिंट करना है। सही है। सिमिलरली इसको मैं इसके अंदर भी अगर लगाना चाहूँ तो मैं यही लूप यूज़ करूँगा, यानी कि ये एग्जैक्ट लूप मैं कॉपी करता हूँ और मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे।
लेकिन अब मैं इसके अंदर प्रिंटिंग नहीं करवाना चाह रहा, बल्कि मैं इसके अंदर इनपुट लेना चाह रहा हूँ, ये वाली चीज़। ठीक है, तो दिस इज़ योर लूप, दिस इज़ द लूप इनसाइड अ लूप, और इस लूप के अंदर बेसिकली आप ये काम करवा रहे हैं। तो एंटर द वैल्यू एट नॉट 0 0 बट आई जे। प्रिंट भी आई जे की वैल्यू करें, 0 0 की नहीं। तो फर्स्ट टाइम 0 0 की होगी, देन 0 1, देन 0 2, सिमिलरली फिर 1 0 1 1 एंड 1 2। अब मैं इन सबको मिटा रहा हूँ, एंड यू विल सी हाउ यूजफुल दिस टेक्निक इज। राइट, चले ठीक है, ठीक है। ओके सॉरी, आई जे सिर्फ मैंने एग्जैक्टली प्रिंट कर दिया, इट शुड बी द वैल्यू ऑफ आई जे एज एन इंटीजर, आई जे। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी, क्या इशू था। ठीक है, तो वैल्यू एट 0 0 इस पे है, मैंने जो साथ किया है, वैल्यू एट 0 0 some value, then some value, then some value, then some value, then some value, and then some value, and you can see that these are the values as it is, जैसे कि हमने किया था। यही काम हमने लूप के थ्रू कर लिया, बट नॉट जस्ट वन लूप, you would have to use nested loop in order to use टू डायमेंशनल एरे। अच्छा, इसमें भी अगर मैं वैल्यूज़ को हटाकर इसी मैक्रो को अगर मैं यूज़ करता हूँ, तो मुझे अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2/3 है ना, तो मैं दो मैक्रो बना लेता हूँ। एक मैक्रो का नाम रख देते हैं आर, जो कि हमारा रो नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 2, और एक और मैक्रो हम डिफाइन करते हैं और उसका नाम रख देते हैं सी, वो हमारा 3 है। अब हर जगह मैं आर सी लिख देता हूँ सिर्फ, ताकि जब भी मुझे अपनी डायमेंशंस चेंज करनी हो, डायमेंशन का मतलब है कि साइज ऑफ योर टू डायमेंशनल एरे, तो ये रो टाइम्स चल रहा है, ये कॉलम्स टाइम्स चल रहा है, ये रो टाइम्स चल रहा है और ये कॉलम्स टाइम्स चल रहा है। ठीक है, तो अब मैं अगर कहता हूँ 1/3 के लिए चलाना है, तो ये 1/3 के लिए चलेगा, यानी कि सिर्फ एक दफ़ा 1/3 यानी कि सिर्फ 3 दफ़ा चलेगा। इट शुड बी फ्रॉम 0 0 आएगा, 0 1 आएगा, 0 2 आएगा, दैट्स इट। 1/3 में यही होती हैं। अगर मैं कहता हूँ 1/6 आ जाए, तो ये 1/6 भी ऐसे ही चलेगा। 1/6 का मतलब है कि 0 1 0 2 0 3 0 4 एंड देन 0 5, ये भी चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर दो डिफाइन कर देंगे तो आपको प्रोग्राम में कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू कैन टेक इनपुट एंड गिव आउटपुट टू एनी टू डायमेंशनल एरे अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। ठीक है, इसको आप जाकर एक्सप्लोर करेंगे, बुक के अंदर भी इसकी एक्सरसाइजेस भी खुद करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आई एम होपिंग कि आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछें, और फिर हम नए टॉपिक के ऊपर भी चलेंगे। आई विल गिव यू दीज 10 minutes टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर योर क्विज, लॉग इन और वॉट एवर, एंड देन यू कैन स्टार्ट द क्विज एट 6, और फिर 6:30 तक आपका क्विज भी ख़त्म हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली हमारी क्लास का टाइम भी तब ख़त्म है। सो वी आर एंडिंग द क्लास राइट नाउ। That's about it from today's class. Go and prepare for the quiz. Thank you very much.